वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, और ये अब हमारा पार्ट 5 है और इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और ऑलमोस्ट फिर हमारा चैप्टर कवर हो ही गया है। तो इसमें काफ़ी सारी पहले एक्टिविटीज़ हैं। तो इस वाली जो एक्टिविटी 11.8 है ना, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि एक रबर बैंड को आप लोग खींचिए। खींचने के बाद आप उसको जब दोबारा छोड़ते हैं तो वो अपने दोबारा पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है। बट जब आप उसे पुल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? जब वो स्ट्रेच होता है तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसकी हाइट चेंज होने की वजह से, जिस भी चीज़ की हाइट चेंज होती है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो रबर बैंड में भी जब आप उसे खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से ये जो स्लिंकी, या फिर आप इसको एक गोल 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 वायर भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कह सकते हैं, जब आप इसको खींचते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसकी हाइट बढ़ जाती है। फिर जब आप उसे एक तरफ से छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में वो अपनी वापस आ जाता है। तो जब इसको हमने खींचा हुआ होता है तब इसमें जो एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो एक टॉय कार, अगर हम टॉय कार को देखें, जैसे कि इसमें दिखाया नहीं गया है, देखिए टॉय कार, जैसे कि ऐसा, ये सपोज करिए ये एक गाड़ी है ना, और इसमें चाबी से चलती है। तो आप इसकी चाबी घुमाएंगे घुमाएंगे, फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो चाबी घुमाई जा रही है वो क्या है? वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको दी जा रही है। फिर एक और एनर्जी है, एक और एक्टिविटी है। तो लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर की तरफ जब तक आप उसे उठाएंगे वो एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर लेगा। तो हाइट की वजह से उसमें एनर्जी आ जाएगी। फिर वो उस एनर्जी की हेल्प से वो दोबारा फिर से नीचे से गिर जाएगा। तो अगर आप उसको ऊपर उठाते हैं ग्रेटर हाइट पे, तो उसमें एक ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। वो जो ज़्यादा एनर्जी आती है वो कौन सी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसी की एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर दी हुई है कि ये सारी की सारी, आई एम सो सॉरी, ये सारी जो सिचुएशंस हैं। अच्छा हाँ, हमने ना चैनल एक है हमारा ओनली सक्सेस, उस पर ना हम लोग एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर प्लीज़ वहाँ पर जा कर के देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है और रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना, फिर हम आपके सिलेबस को भी एनिमेटेड वीडियो के थ्रू स्टार्ट कर देंगे। तो चेकआउट ज़रूर करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। देखते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ पे आते हैं। तो एक्टिविटी जो हमने देखी, सारी सिचुएशन, इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी ना, वो वर्क डन करने की वजह से हुई थी। मतलब हमने उसको खींचा तो हमने उस पर वर्क डन किया, उस पर कोई काम किया, उसकी वजह से उस पर एनर्जी आ गई। तो एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दिया है बट उसकी स्पीड चेंज नहीं, उसकी स्पीड बढ़ी नहीं, तो इसका मतलब उसमें एक एनर्जी स्टोर होकर के रह जाती है। तो वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो हमारी इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई एनर्जी हमने ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करी मगर उसकी ना ही स्पीड चेंज हुई ना वेलोसिटी चेंज हुई, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ना स्टोर हो जाती है एनर्जी। तो इस तरीके की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड। आप रबर बैंड खींचते हैं तो आप एनर्जी उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसे ही टॉय कार को जब आप विंडिंग कर रहे होते हैं, उसको घुमा रहे होते हैं, तो उसमें भी आप पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। मतलब अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है, और अगर पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसमें हमें एक्टिविटी 11.12 में बोला गया है कि एक बैम्बू स्टिक लीजिए। बैम्बू स्टिक होती है ना, उसको आप मोड़ सकते हैं, उसको इस तरीके से उस पर एक धागा बना दीजिए और एरो आप उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो उससे एरो बाहर करके निकल चला जाएगा, है ना। एरो कैसे होता है? तो फ्लाइंग एरो, ये जो होती है ना पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम लोग एरो में पीछे से देते हैं, हमने उसको खींचा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर हम उसे छोड़ देंगे तो उस एनर्जी की वजह से ही वो आगे मूव कर पाएगा। और फिर जो थ्रोइंग ऑफ है, वो जो आगे ऐसे करके मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह को चेंज कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी अपनी स्पीड बढ़ा करके। तो ये हमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दोनों का एग्जाम्पल बताया गया है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो आपने जब इसकी शेप चेंज कर दी थी खींच के, तो फिर इसमें एनर्जी आ गई एरो में, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो स्टोर हुई थी एनर्जी पोजीशन चेंज होने की वजह से, वो तो पोटेंशियल एनर्जी थी, और एरो खींचने के बाद वो जो आगे बढ़ा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो।
तो अब ये आता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो किसी हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ करता है अपनी एनर्जी जब उसको हम हाइट पर लेकर के जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर हाइट पर लेकर के जाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें एनर्जी में बदलाव आता है। दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड। और उसमें एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि उस पर वर्क डन किया जा रहा है। जब उसको हमने उठाया है तो उसकी एनर्जी मतलब उस पर वर्क हुआ है और वो ऊपर गया है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके की जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट नीचे से उठा करके ऊपर को रख दिया तो उसमें आपने एक एनर्जी यूज़ करी है ना, और वो क्योंकि ग्रेविटी के अपोज में गई है तो ग्रेविटी भी उसमें हेल्प करी है, तो इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against the gravity। ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो लेकर के जा रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट। मतलब आपने ग्राउंड था, ग्राउंड से ऊपर ले गए तो ये जो बना एच बना। तो कुछ एक ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करिए जिसका मास m है और वो हाइट h पर, मतलब एक मास m था इस ऑब्जेक्ट का, इसको आपने हाइट h पर यहाँ से यहाँ ले गए हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सब मतलब मिनिमम फोर्स जितना उसका वेट है कम से कम उतनी फोर्स तो आपको उस ऑब्जेक्ट पे लगानी ही पड़ेगी, तभी तो वो ऊपर जाएगा। तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उसने कितनी पोजीशन चेंज करी है। तो यहाँ से यहाँ गया तो हाइट h आ गई, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप h लिख देंगे और फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, तो mg आ जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को वर्क डन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर वर्क डन हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू एच। तो वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज इक्वल्स टू mg इंटू एच। ये आप लोग याद रखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, वर्क, क्योंकि देखिए सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू mgh, तो वर्क डन हो रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि mgh हो रहा है। mgh यूनिट एंड एनर्जी इक्वल टू mgh। तो देखिए जो एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसमें हमें मोर टू नो में बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना ऑब्जेक्ट की एक हाइट पर, वो डिपेंड करती है कि वो कितनी हाइट पर है। जितनी ज़्यादा हाइट पर होगा उतना ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एन ऑब्जेक्ट in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level। तो एक लेवल पर, और अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो अलग अलग होगी, ये हमें बताया गया है। तो ये इट इज़ यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड ऑन डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ग्रेविटी कितना काम करेगी ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, सिर्फ इसी पर, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा। अब पाथ चाहे ऐसा 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 करके आप कैसे भी लेकर के जाए, बट अगर सेम हाइट है ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही बताया गया है कि work done by gravity depends on the difference in vertical height of initial and final position of an object and not on the path along with which it is moved। तो जो work done हुआ है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है वो डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पर, कि वर्टिकल डिफरेंसेस इन द वर्टिकल हाइट, मतलब इस और इसके बीच में कितना डिफरेंस है उतना वर्क डन हुआ होगा, ना कि अगर वो ऐसे 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 जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनिशियली कहाँ था फाइनली कहाँ था, वर्क डन यही होता है। तो यही बताया गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ना ही उसके रास्ते पर वो कैसे मूव किया है। तो ये दोनों जो है ना, चाहे पाथ ऐसा हो चाहे पाथ टेढ़ा मेढ़ा हो, वर्क डन जो होगा वो mgh होगा, बिल्कुल सेम ही होगा अगर सेम पोजीशन पे वो लोग हैं। तो एग्जांपल 11.5 में हम लोगों को एक मास दे रखा है और ग्रेविटी दे रखी है, हाइट दे रखी है, बट एनर्जी निकालनी है। तो mgh फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा है, mgh का फॉर्मूला लगाओ, तीनों की तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो और एनर्जी की जो होती है पोटेंशियल एनर्जी वो जूल में ही उसकी यूनिट आएगी। तो सिंपल सा था ये। इसी तरीके से
ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं और आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी तब कवर कर लूँगी। अब ये देख लेते हैं, आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि जो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं। तो अब देखिए ऑलमोस्ट अब चैप्टर कंप्लीट सा ही हो गया, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या इंटरकन्वर्टेबल होती है दूसरे में? तो हाँ जी होती है, बिल्कुल होती है। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? तो हाँ हम कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इन नेचर नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो नेचर में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। 11.13 में आप देखेंगे सिट इन अ स्मॉल ग्रुप, तो आप लोग एक ग्रुप में बैठिए और डिस्कस करिए कि किस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, किस हाउ डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। वाई डज द एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एनर्जी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। आप लोग याद रखिए कि यहाँ से यहाँ हवा तभी मूव करेगी जब एक जगह प्रेशर ज़्यादा, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ एयर मूव करेगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? जब कोल जो है कोयला, जब पेड़ पौधे जो हैं वो मर जाते हैं, दबते जाते हैं दबते जाते हैं दबते जाते हैं ज़मीन के बहुत अंदर, तो कोयला बनता है। पेट्रोलियम जो समुद्र में पेड़ पौधे दबते जाते हैं मर जाते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर बनने के बाद पेट्रोलियम बन जाता है। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, पहले जानवर, पहले वो पेड़ था, फिर पेड़ से अब वो फ्यूल बन गया है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती हैं। अब है कि काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, हमारे बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आपकी जो मोटर है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पानी जो है ज़मीन से उठा करके आपके टैंक में भेज रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप लोग मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आप करते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं वो जब घूमते हैं गोल गोल, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब टरबाइन घूमती है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, ये हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट तो होती है बट वो बहुत ज़्यादा मतलब कभी भी लूज़ नहीं होती है, एक फॉर्म पूरी की पूरी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो एक्टिविटी 11.13 और 14 से हमें पता लगता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी एक से दूसरे में चेंज हो सकती हैं। कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो टोटल एनर्जी जो होती है उसका क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया कि जब भी एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है तो टोटल एनर्जी जो है ना वो हमेशा सेम रहती है, टोटल एनर्जी नहीं बदलती है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है जो टोटल एनर्जी होती है ना वो अनचेंज रहती है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है ना, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना ही वो क्रिएट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने से पहले और बाद में सेम ही रहती है। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं, हमेशा सेम रहती है, कम नहीं होती ना ही बढ़ती है। एनर्जी कंजर्वेशन इज़ अ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो एनर्जी कंजर्व होती है ना वो कभी भी, आप देखिए किसी भी फॉर्म से चाहे किसी भी फॉर्म में हो रही है, एनर्जी हमेशा कंजर्व ही रहती है। एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो फ्रीली उस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला और आगे का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी और डेरिवेशन टाइप है, वो हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये पूरा एक डेरिवेशन है जिसमें समझाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर आगे वाला फिर छोटा वीडियो बनेगा उसके बाद अगर हम छोड़ेंगे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।